हेलो बच्चों, दिस इज अमरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सीखर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 9 बायोलॉजी का टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का डिस्कशन आप लोगों के बीच में कर रहा था, जिसमें मैंने पार्ट ऑफ सेल के बारे में बताया था। पार्ट ऑफ सेल के अंतर्गत मैंने बताया था सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियस क्या होता है और इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, कैसे होता है किसी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्ट पाए जाते हैं उनको भी मैंने यहाँ पर शो करने का प्रयास किया हुआ है, जिससे आपको पता चले कि न्यूक्लियस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का रिंग जैसा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उसके बाद देखिए बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप देखते जाइए। उसके बाद देखिए बच्चे, यहां पर है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल। उसके बाद यहां पर है न्यूक्लियर पोर। अब ये सारी चीजें हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, ये किस काम करती हैं, कौन सा काम करती हैं, ये मैं अभी धीरे धीरे करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए बच्चे, आप हेडिंग डालिए नाभिक यानी न्यूक्लियस। अब हम इसके थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि नाभिक क्या होता है। जैसे सबसे पहले आप बताइए कि नाभिक की खोज किसने किया था और कब किया था। तो देखिए बच्चे, जो नाभिक की खोज हुआ था वो हुआ था 1839 में। 1839 में किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किसने किया था बच्चे, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किया गया था। उसके बाद देखिए बच्चे, अब देखिए नाभिक कैसा होता है, नाभिक कैसा दिखता है। तो बच्चे नाभिक जो है ना, इसका कोई फिक्स आकार नहीं है, ये डिफरेंट आकार का हो सकता है, डिफरेंट शेप और साइज का हो सकता है। जैसे इसके आकार के बारे में अगर बात करूं तो ये गोलाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, सेम के बीज के जैसा भी हो सकता है, सेम के बीज के जैसा भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। इतना बात समझ में आ गया। नाभिक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया, 1831 में किया। नाभिक का आकार कैसे होता है, तो डिफरेंट टाइप के आकार हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, सेम के बीज के जैसा भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चे, नाभिक सेल में कहां पर स्थित होता है। देखिए नाभिक जो होता है वो सेल के मध्य भाग में स्थित होता है। कहां पे स्थित होता है बच्चे, मध्य भाग में स्थित होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सेंटरली, सेंटरली लोकेटेड, लोकेटेड यानी यहां पर लिखेंगे सेल के मध्य भाग में, मध्य भाग में स्थित होता है, स्थित होता है। देखिए बच्चे, जैसे आप मैंगो फ्रूट आप खाए होंगे, तो मैंगो में आप देखिएगा उसका जो बीज होता है, जिसे हम गुठली कहते हैं, वो कहां पे होता है, वो फल के बीच में होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल के अंदर मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है ये सेल का ही एक मेंबर है, सेल का ही एक सदस्य है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि न्यूक्लियस क्या है, पार्ट ऑफ सेल है, या सेलुलर कंपोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट कोशिका का एक भाग, कोशिका का एक भाग, एक भाग। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जो हैं अपने परिवार का एक मेंबर है, अपने परिवार का एक सदस्य है। उसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो भी सेल का एक सदस्य है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा, ये क्या है, सेलुलर कंपोनेंट होता है, सेल का एक भाग होता है। और ये कहां होता है, सेल के मध्य भाग में स्थित होता है, जैसे आम के मध्य में बीज। आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आप कहेंगे सर इसका साइज कैसे होता है। तो देखिए बच्चे, इसका जो साइज होता है ये क्या होता है, लार्ज होता है, ये बड़ा होता है। तो देखिए लार्ज, लार्ज इन साइज,
लार्ज इन साइज। साइज में क्या होता है, आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे देखिए जो मैंगो होता है उसका जो बीज होता है वो कैसे होता है, वो बड़ा नहीं होता, वो भी तो बड़ा होता है। उसी तरीके से सेल के अंदर ये जो हमारी नाभिक होता है वो क्या होता है, एक बड़े साइज में होता है, लार्ज साइज में होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे वो भी बड़ा होता है। तो आप लिखेंगे यहां पर लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। इसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए बच्चे, अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसे आपको ध्यान से सुनना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए बच्चे, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल होता है वो अरबों खरबों की संख्या में पाया जाता है, ठीक है बच्चे। और हर एक सेल में आपको एक नाभिक देखने को मिलेगा, हर एक सेल में आपको एक नाभिक देखने को मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेल में नाभिक प्रेजेंट हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि हर एक सेल में एक नाभिक प्रेजेंट हो। एक से ज्यादा भी नाभिक प्रेजेंट हो सकता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे बच्चे, अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से सेल होते हैं जिनमें एक से अधिक नाभिक प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए बच्चे, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक होते हैं जिनमें आपको एक से अधिक जो नाभिक होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें नाभिक प्रेजेंट ही नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। जो ये आरबीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, तो आंसर आएगा आरबीसी। आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा सेल है जिसमें एक से अधिक नाभिक पाए जाएंगे, तो आंसर होगा कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक होते हैं जिनके सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक से अधिक पाया जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में जो अरबों खरबों की संख्याओं में सेल पाए जाते हैं, उन सेलों में प्रत्येक सेल में आपको एक एक नाभिक देखने को मिलेगा। बातें क्लियर हो गई? ठीक है बच्चे, तो मैं यहां पर रफ कर दे रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपको और बता दे रहा हूं आपके नॉलेज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस सेल में, ध्यान से सुनिएगा, जिस सेल में नाभिक प्रेजेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं ए न्यूक्लिएटेड सेल। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ए न्यूक्लिएटेड सेल, ए न्यूक्लिएटेड सेल। और ऐसी कोशिका, ऐसा सेल जिसमें एक से अधिक नाभिक प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सीनोसाइट्स। क्या कहा जाता है बच्चे? सीनोसाइट्स। तो ध्यान रखिएगा, सीनोसाइट्स। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चे। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए बच्चे, अब देखिए इस नाभिक का फंक्शन क्या होता है, नाभिक करता क्या है। तो देखिए फंक्शन, फंक्शन, कार्य। देखिए बच्चे, जो ये नाभिक होता है ये क्या करता है, सेल पर कंट्रोलिंग करता है, सेल को कंट्रोल करता है, सेल पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। तो देखिए यहां पर लिख लीजिए, कोशिका पर नियंत्रण स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, स्थापित करता है। अब इसको समझिए बच्चे, कैसे नियंत्रण स्थापित करता है। देखिए बच्चे, मैं आपको समझाने के लिए मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है बच्चे। अब इस सेल के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं यहां पर दोबारा से बना दे रहा हूं। देखिए बच्चे, मान लीजिए एक सेल है, ऐसे समझिए, और इस सेल के मध्य भाग में क्या है, न्यूक्लियस है। मध्य भाग में क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस ही तो सेल में नहीं होता, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जो नाभिक होता है वो क्या होता है, सेल के मध्य भाग में स्थित होता है। तो समझिए मैंने क्या लिखा, कोशिका पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। कैसे करेगा नियंत्रण स्थापित? मान लीजिए ये जो हमारा नाभिक मध्य भाग में स्थित है, इसको मान लीजिए टीचर। क्या मानेंगे? टीचर, मान लिया टीचर। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको आप मान लीजिए ये क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। समझिएगा बच्चे, इनको मान लीजिए स्टूडेंट है। तो अब आप हमको बताइए, अगर एक क्लास में एक टीचर है और उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं,
तो क्या टीचर उन बच्चों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बच्चे। कैसे कर रहा है? क्योंकि बच्चे स्टूडेंट को यह डर है कि टीचर कहीं हमको डांट ना दे या किसी गलती पर हमें डांट ना दे, इस चीज का क्या रहता है, उस पर डर रहता है। तो इसी वजह से कहा जाएगा जो टीचर है इन बच्चों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण स्थापित करने का काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो न्यूक्लियस है ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स पर नियंत्रण स्थापित करता है। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अपने अपने काम करते हैं, इनको सबको अपना अपना काम दे दिया है करने के लिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा बनाना। वैक्यूल्स का काम होता है कुछ ना कुछ चीजों को स्टोर करना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है बच्चे। लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन करना। ठीक है बच्चे। तो सब जितने भी कोशिकांग होते हैं सभी को एक एक काम दे दिया गया है कि आपको ये काम परफॉर्म करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अच्छे से काम जो है परफॉर्म कर पाए, इस पर नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, टीचर जो है, टीचर क्या होता है? अगर बच्चा कोई गलती कर दिया तो टीचर उसे क्या करता है? दंड देता है, उनको पनिशमेंट देता है, उनको डांटता है कि आप ऐसे कैसे कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये नाभिक है, जो हमारा न्यूक्लियस है, ये दंड देने का काम नहीं करता, ये केवल और केवल कंट्रोल करने का काम करता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है सेल का हेडक्वार्टर। क्या कहा जाता है बच्चे? सेल का हेडक्वार्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल का हेडक्वार्टर किसे कहा जाएगा, तो सेल का हेडक्वार्टर कहा जाता है न्यूक्लियस को, क्योंकि ये सेल पर नियंत्रण स्थापित करता है। भाई जिसको जो काम दे दिया गया है वही काम कीजिए। यही केंद्रक कहता है कि भैया जिसको जो काम दे दिया गया है वो आप काम कीजिए। इसे कहते हैं नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन मान लीजिए बच्चे, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अगर नहीं काम करें तो क्या होगा? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्टूडेंट नहीं काम करें तो टीचर क्या करेगा? डांट लगाएगा, पनिशमेंट देगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो ये न्यूक्लियस है ये कमजोर है, ये दंड देने का काम नहीं कर पाता, ये केवल कंट्रोलिंग का काम करता है। तो दंड देने का काम कौन करेगा? दंड देने का काम करता है लाइसोसोम। अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स काम नहीं कर रहा है, या तो ओल्ड हो गया है या तो किसी वजह से डैमेज हो गया है, जो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से, तो उसको दंड देने का काम लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम के पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है। वो क्या करेगा? उसी एंजाइम को छिड़क देगा, और छिड़कने के बाद क्या करेगा? जिस सेल ऑर्गेनेल्स पर छिड़केगा वो सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाएगा, यानी वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। यानी दंड देने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। अब आपको पता हो गया होगा कि किस तरीके से केंद्रक जो होता है वो सेल पर नियंत्रण स्थापित करता है। बातें क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? ये था सेल के बारे में ओवरव्यू, नाभिक के बारे में ओवरव्यू, जिससे आपको मोटा मोटा पता चल जाए कि एक्चुअल में नाभिक है क्या, इसका फंक्शन क्या होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। देखिए, नाभिक में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। केवल नाभिक कह देने से या नाभिक के बारे में जान लेने से हमारा नाभिक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस, अब देखिए न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट यहां पर होंगे। पहला कंपोनेंट जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाएगा न्यूक्लियर इनवेलप। तो मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं NE। बातें समझ में आ रही है बच्चे? इसे कहा जाएगा केंद्रिका झिल्ली। क्या कहा जाएगा बच्चे? केंद्रिका झिल्ली। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है। तो पहला पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर इनवेलप। और दूसरा जो होता है उसे कहा जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म देखिए बच्चे, क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक को कहा जाएगा न्यूक्लियोलस, और दूसरे को बोला जाएगा क्रोमैटिन मटेरियल। देखिए बच्चे, ये स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि न्यूक्लियस
में कौन कंपोनेंट होते हैं? न्यूक्लियस में दो भाग होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो भाग होगा, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल। इतना पढ़ लेंगे तो आपको न्यूक्लियस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, अब मैं न्यूक्लियस के बारे में तो आपको बता दिया। अब देखिए बच्चे, अब ये न्यूक्लियर इनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए डायग्राम में। देखिए बच्चे, देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए बच्चे, ये हमारा जो नाभिक है ये बाहर से एक झिल्ली से कवर्ड होता है। आप देखिए ये जो मैं बनाया हूं, इधर देखिए, यहां पर जो मैं बनाया हूं यही है झिल्ली, यही है मेम्ब्रेन। ये आप देखिए, चूंकि ये न्यूक्लियस को कवर्ड कर रहा है इसलिए इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को कहा जाएगा न्यूक्लियर इनवलप। बातें समझ में आई बच्चे? ये डबल लेयर होता है। कैसे डबल लेयर होता है? देखिए बच्चे, देखिए एक लेयर ये बाहर वाला और एक लेयर ये अंदर वाला, तो कितना हो गया? दो लेयर हो गया। तो हमारा जो ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है या जो न्यूक्लियर इनवलप है, न्यूक्लियर इनवलप होता है, ये डबल लेयर प्रोटेक्टेड होता है, मतलब डबल लेयर में होता है। तो पहला आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर जो इनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाभिक को बाहर से क्या करता है? एकदम आवरण प्रदान करता है, बाहर से घेर रखा होता है, डबल लेयर का आवरण प्रदान करता है। और वो आवरण क्या है? उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप। देखिए बच्चे, बाहर से डबल लेयर कर रहा है, देखिए एक लेयर दो लेयर, फिर देखिए एक लेयर दो लेयर, एक लेयर दो लेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको बाहर दिख रहा है यही है न्यूक्लियर इनवलप, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब आपको समझ में आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहरी आवरण होता है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है बाहर से। बातें समझ में आ गई? अब देखिए बच्चे, अब मैं रफ कर दे रहा हूं, अब मैं आपको और आगे बता रहा हूं। तो मैं क्या बता रहा था आपसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मैंने क्या बताया आपको? ये क्या होता है? डबल लेयर प्रोटेक्टेड होता है, यानी ये नाभिक के बाहरी आवरण होता है जो डबल लेयर में होता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर इनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए बच्चे, अब क्या होता है? न्यूक्लियर जो इनवलप होता है उसका दूसरा काम। देखिए बच्चे, जो न्यूक्लियर इनवलप होता है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। कैसे करता है? देखिए बच्चे, मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है बच्चे, और सेल के अंदर ये हमारा क्या है? नाभिक है। तो आप बताइए, अगर ये हमारा नाभिक है तो यही तो होगा न्यूक्लियर जो इनवलप होगा, यही तो न्यूक्लियर इनवलप होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया न्यूक्लियर इनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये नाभिक है, ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर क्या भरा होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर इनवलप होता है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। देखिए, अलग नहीं कर रहा है, यही तो है न्यूक्लियर इनवलप, और ये हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा न्यूक्लियस। तो देखिए कैसे सेपरेट कर रहा है। तो दूसरी चीज आप बताएंगे, जो न्यूक्लियर इनवलप होता है ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है बच्चे, अब अगला क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए बच्चे, आपको यहां पर दिख रहा होगा पोर। देखिए मैंने लिखा है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का मतलब होता है बच्चे एक छिद्र होता है। देखिए इसे, ये देखिए स्पेस, एक यहां पर क्या होता है? छिद्र होता है, स्पेस होता है। ये स्पेस इस वजह से हो रहा है जिससे कोई भी पदार्थ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जा सके। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। एक ऐसा न्यूक्लियस में स्पेस जहां से कोई भी पदार्थ साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जा सके। तो आप कहेंगे सर कि जो न्यूक्लियर इनवलप होता है ये परमिशन देता है, किस बात की परमिशन देता है? कि कोई भी पदार्थ इस न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में चला जाए और फिर साइटोप्लाज्म से कहां पे आ जाए? न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाए। अब देखिए बच्चे, बातें क्लियर हो गई। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवलप, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंपोनेंट मैंने क्या लिखा था? दूसरा कंपोनेंट मैंने लिखा था न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ नहीं होता बच्चे। न्यूक्लियोप्लाज्म, देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, सेल में क्या होता है? सेल के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, एक जो है क्या होता है? जेली जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है। ध्यान से देखिएगा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर भरा हुआ होता है, जो लेकिन जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो नाभिक के अंदर भरा हुआ होता है। ये भी क्या होता है? एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। बस इतना ही आपको जानना है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। बातें क्लियर हो गई? अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं।
अब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, देखिए बच्चे, और दूसरों को बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। अब देखिए बच्चे, न्यूक्लियोलस क्या होता है? देखिए बच्चे, जब आप केंद्रक को माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे ना, तो आपको छोटी छोटी सघन आकृति दिखेगी। कैसे दिखेगी? छोटी छोटी सघन जो आकृति दिखेगी। जैसे देखिए, ये ब्लू कलर का मैंने रिंग जैसा बनाया है ना, ऐसे ही आपको छोटा छोटा रिंग जैसा सघन आकृति आपको दिखेगी, वही है न्यूक्लियोलस। उसी को हम कहते हैं केंद्रिका। ये क्या है? केंद्रिका। इसकी संख्या इस नाभिक के अंदर एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है बच्चे, इसका काम क्या है? इसका काम होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, उस राइबोसोम को बनाने वाला कौन होता है? ये होता है न्यूक्लियोलस। बातें क्लियर हो गई बच्चे? न्यूक्लियोलस के बारे में बस इतना ही आपको जानना है कि ये नाभिक में एक या एक से अधिक संख्या में पाए जाएंगे। दूसरी बात, ये नाभिक में छोटे छोटे सघन आकृति में विद्यमान होंगे। तीसरी बात, ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और राइबोसोम कौन क्या होता है? ये प्रोटीन पैदा करता है, प्रोटीन उत्पन्न करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। बातें समझ में आ गई बच्चे? अब देखिए, अगला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब देखिए ध्यान से बच्चे, क्या है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, इसे कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब आप देख पा रहे होंगे, हमारी इस न्यूक्लियस के अंदर आपको धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, उलझा हुआ धागा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये उलझा हुआ धागा है ना, इसे कहा जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। ये धागा जो है, इसका कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता। जब सेल डिवीजन होगा तभी ये क्रोमैटिन मटेरियल हमारा एक्टिव होता है। उसके पहले तो एकदम स्थिर रहता है और आपको धागेनुमा संरचना के रूप में ये नाभिक के अंदर विद्यमान आपको दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्रोमैटिन मटेरियल को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जो है होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्रोमैटिन मटेरियल को समझाना शुरू करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो बस आपको अभी इतना ही समझना है कि क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है। नाभिक के अंदर धागेनुमा संरचना जो पाई जाती है, उलझे हुए धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है, उसी को हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। इसका कोई शेप साइज नहीं होता, केवल ये धागेनुमा संरचना होती है और आपस में उलझी हुई होती है। अभी आपको बस इतना ही जानना है। अब ये कैसे काम करता है, इससे कैसे क्रोमोसोम बन जाता है, क्रोमोसोम का कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। आज के वीडियो में मैं बस इतना ही आपको बताऊंगा कि नाभिक क्या होता है और नाभिक के कंपोनेंट क्या होते हैं, नाभिक के फंक्शन क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको नाभिक क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उनके कंपोनेंट क्या है और वो कंपोनेंट क्या क्या फंक्शन करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रोमैटिन से स्टार्ट करूंगा कि क्रोमैटिन जो है कैसे एक्टिव होता है, कैसे ये धागे आपस में मिलते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम फिर कैसे वर्क करता है, कहां से डीएनए बनता है, फिर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन सारी चीजों पर चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूं। आप इसका रिवीजन कीजिए और इस सेल का जो स्ट्रक्चर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में आप बना लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं एंड करता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर मैं आपको बताऊंगा क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। थैंक यू बेटा।